तो हम लास्ट लेक्चर में व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज में हम बात करते हैं असंतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज की। असंतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब होता है जहाँ पे जो आमने सामने वाले बिंदु थे, यानी हम जो बात करते हैं वी, जैसे हमने फिगर बनाया था बेटा, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। तो अगर वी सी बराबर वी डी है, यानी इन दोनों बिंदुओं का विभव बराबर है, तो इसे बोलते हैं संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज। लेकिन अगर ये दोनों नहीं है, यानी इन दोनों बिंदुओं का विभव बराबर नहीं है, तो इसे बोलते हैं असंतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज। अब जब बात करते हैं असंतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज की, तो इसको सोल्व करने के दो तरीके हैं। दोनों तरीके की बात करता हूँ, सुनना ध्यान से। सबसे पहले जैसे मान लो, सपोज करो मुझे दिया हुआ है कुछ ऐसा फिगर दिया हुआ है, ये है 10, ये है 10, ये है 10, ये है 5 और ये है 10। तो चेक करना बेटा, यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे मैंने बोला ये बिंदु है ए, ये बिंदु है बी, ये बिंदु है सी, ये बिंदु है डी। यहाँ पे चेक करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 10 इंटू 10, और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 इंटू 10। ये बराबर नहीं आ रहा, और ये बराबर नहीं आ रहा, तो ये संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। और अगर ये संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं, तो इस जो प्रतिरोध जो बीच में होता था, जिसमें हम बोलते थे क्योंकि इन दोनों का विभव बराबर होता था तो यहाँ पे धारा नहीं बहेगी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, तो अब इसको यहाँ पे हम हटा नहीं सकते, यानी ये अब ये परिपथ में इसका उपयोग होगा। तो अब यहाँ पे सबसे पहले बात आती है कि यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक तो तुल्य प्रतिरोध निकालने वाली बात, और एक हो सकता है कि इसमें धारा कितनी बहे, ये दो बात पूछ सकते हैं। तो अगर तुल्य प्रतिरोध निकालने वाली बात है, तो एक बहुत सिंपल और आसान मेथड बताता हूँ, जिससे हम अपने क्वेश्चन पे, मतलब अपने आंसर पे बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे। बहुत सिंपल और आसान मेथड, जिससे हम अपने आंसर पे बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे। ये जो मेथड बता रहा हूँ, फिर दोबारा, ये हमारे सिलेबस के काफ़ी बाहर है, लेकिन ये कंसेप्ट मतलब एक थ्योरम होती है, उससे ये रिजल्ट निकल के आता है जो मैं बता रहा हूँ। इसको बोलते हैं स्टार डेल्टा। स्टार डेल्टा में जैसे मान लो ये मैंने बोला ये ए, ये बी, ये सी, मान लो ये तीन प्रतिरोध हैं, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। ये होता है बेटा डेल्टा। इसको अगर हम चाहें तो स्टार में बदल सकते हैं। स्टार में बदलने का मतलब, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये ए, ये बी, ये सी। अब सबसे पहले यहां पे चेक करना, जैसे ए पे आ रहा है, ए से यहां पे जुड़ा हुआ है एक तो R1 और R3, तो यहां पे लिख दूंगा R13। चेक करना, बी से जुड़ा हुआ है R1 और R2, तो यहां पे लिख दूंगा R12। सी से यहाँ पे जुड़ा हुआ R2 और R3, तो यहाँ पे लिख दूंगा R2 R3। अब यहाँ पे R13, R12 और R23 का मतलब क्या है? जैसे जब मैं लिख रहा हूँ R13 में बेटा क्या करूँगा, चेक करना, समझना, बहुत सिंपल और आसान तरीका है। यहाँ पे जैसे ए पे 1 और 3 जुड़े हुए हैं, तो मैंने इसको नाम दिया R13, और यहाँ पे क्या करूँगा, इन दोनों का तो गुणा, यानी R1 इंटू R3 अपॉन बाकी सभी का योग। अब जैसे बी पे जुड़े हुए हैं 1 और 2, ये 1 और 2, तो मैंने इसको क्या नाम दिया है, R12। तो R12 की वैल्यू क्या होगी बेटा, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसे ऐसे सी पे जुड़े हैं, कौन सा, 2 और 3, तो देखो इसको नाम दिया, सी पे आया 2 3।
और इसको क्या लिखूँगा, R23 बराबर R2 इंटू R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये जो मेथड है बेटा, फिर दोबारा बोल रहा हूँ, ये एक थ्योरम होती है जो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये अभी हमारे जो अनबैलेंस व्हीट स्टोन यानी असंतुलित व्हीट स्टोन जो होगा उसको काफ़ी जल्दी और काफ़ी आसानी से सोल्व कर दे रही है। तो इस कारण यहाँ पे केवल इसी के लिए मैं इसको समझा रहा हूँ कि हमें यहाँ पे, जैसे मैंने बोला था, फिजिक्स में केवल 2 ही चीज़ें नहीं होती, हमें केवल क्वेश्चन ही सोल्व नहीं करना, हमें क्वेश्चन सोल्व करने के साथ साथ क्वेश्चन को जल्दी भी सोल्व करना है। तो एक पूरी थ्योरम होती है, एक पूरी थ्योरम होती है, और ये थ्योरम सिलेबस में नहीं है, केवल इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बता रहा हूँ, और कहीं पर हम इसका उपयोग लेंगे भी नहीं बेटा। तो ये क्लियर। अब देखना, इसकी हेल्प से हम असंतुलित व्हीट स्टोन जो है उसके क्वेश्चन यानी उसमें प्रतिरोध बहुत आराम से निकाल सकते हैं। समझना आराम से, समझना ध्यान से। जैसे मान लो यहाँ पे अभी मैंने तुम्हें समझाया था, जो अभी जस्ट बोला था उसी की बात कह रहा हूँ। ये A, ये B, ये C, ये D। चेक करना बेटा, ये था 10, ये 10, ये 10, ये 10 और ये 5। जैसा अभी मैंने तुमसे बोला था, ये असंतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज है। अब इस असंतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज में ध्यान से देखना, यहाँ पर अगर तुम थोड़ा ढंग से देखोगे तो तुम्हें यहाँ पे 2 डेल्टा नजर आएंगे, यानी 2 त्रिभुज टाइप नजर आएंगे। एक तो नजर आएगा ACD वाला, और एक नजर आएगा DBC वाला, यानी एक ये नजर आएगा और दूसरा ये नजर आएगा। अब अभी जो हमने सीखा था उसकी सहायता से, उसकी हेल्प से, अभी जो हमने सीखा था उसकी सहायता से या हेल्प से किसी भी एक को स्टार में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ किसी भी एक को स्टार में कन्वर्ट कर देते हैं, तो मैं ये जो है ACD वाला, इसको स्टार में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो इसको स्टार में कन्वर्ट करूँगा तो चेक करना आराम से, समझना बेटा। ये ऐसा बनेगा, चेक करना। ये बिंदु रहेगा A, ये बिंदु रहेगा C, ये बिंदु रहेगा D, और ये बिंदु रहेगा B। हमने इन दोनों में कोई चेंज नहीं किया, तो ये तो जैसे पहले थे वैसे ही रहेंगे। ये कितना है 10, और ये कितना है 10। अब जैसे यहाँ पे सुनना ध्यान से बेटा, मैं थोड़ी देर के लिए इसको R1 बोल देता हूँ, इसको R2 बोल देता हूँ, इसको R3 बोल देता हूँ। तो यहाँ पे जो तुम्हें भी समझाता है ऐसे बनेगा, ये वाला बनेगा, यानी ये वाला बनेगा R12, 1 और 2। C पे जुड़ा है एक तो R1 और एक R3, तो ये वाला बनेगा R13। और ये इस पे बेटा चेक करना 2 और 3, तो ये बनेगा R23। R1 की वैल्यू कितनी है 10, R2 की वैल्यू कितनी है 5, और R3 की वैल्यू कितनी है 10। तो सबसे पहले R12 निकालता हूँ बेटा। R12 में निकालता होता है इन दोनों का गुणा, R12 यानी 5 इंटू 10 बटा तीनों का योग, तीनों का योग यानी 10, 10 और 5 25। बेटा ये आ गया 2। तो R12 की वैल्यू यानी ये आ गया 2 ओम प्रतिरोध। अब बात करता हूँ, चेक करना, मैं बात कर रहा हूँ किसकी, इस वाले प्रतिरोध की। मैंने R12 निकाल लिया, अब मैं निकालना R23, ये वाला। अगर मैं R23 निकालूँ तो इन दोनों का गुणा, तो 5 इंटू 10 बटा इन तीनों का योग, 5, 10, 15 और 5, 25। ये भी 2 आ गया बेटा। अब बात करता हूँ ये R13। अगर R13 निकालो तो इन दोनों का गुणा, यानी 10 इंटू 10 बटा तीनों का योग 25। ये आ गया 4, तो ये आ गया 4।
तो ये जो मेरा असंतुलित व्हीटस्टोन था, अब मैं यहाँ पे अगर स्टार डेल्टा कन्वर्जन की बात कर लूँ तो स्टार डेल्टा कन्वर्जन के बाद बहुत सिंपल फिगर में कन्वर्ट हो गए, ये बहुत सिंपल फिगर में कन्वर्ट हो गया। अब चेक करना, ये 4 और ये 10, मतलब अगर सिंपल सी बात करूँ तो ये कुछ इस तरह का हो गया बेटा। ऊपर चेक करना 4 और 10 14 श्रेणी क्रम में है। नीचे चेक करना ये 2 और 10 यानी 12, ये मेरे पास आ गया ए, ये मेरे पास आ गया बी, ये है मेरे पास 2 और ये है 12। तो तुल्य प्रतिरोध ये दोनों समांतर क्रम में, तो क्या लिखूंगा 2 प्लस इनका तुल्य आएगा बेटा 14 इंटू 12 बटा 26। तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन मेरे लिए बहुत इजी और आसान हो गया। जनरली क्या होता है बुक्स वगैरह में, जब भी तुम देखोगे बुक्स वगैरह में इसको सोल्व करने का तरीका किरचॉफ सेकंड लॉ से बताते हैं, और जैसे मैंने बोला किरचॉफ अगर सेकंड लॉ का यूज़ करते हो तो क्वेश्चन बढ़ेगा, टाइम लगेगा। अगर मैं ये वाला मेथड यूज़ करता हूँ तो मैं बहुत आराम से इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ। अगर मैं ये वाला मेथड यूज़ कर सकता हूँ तो बहुत आराम से मैं इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ, और क्वेश्चन जल्दी होगा बेटा। मेन बात करना भी है क्वेश्चन और जल्दी भी करना है, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। चलो सपोज करो मान लो हमें क्वेश्चन दिया हुआ ये बोल दिया 10 वोल्ट है, ये 2, ये 1, ये 1, ये 1 और ये 2, इस तरह का दिया हुआ है। अब यहाँ पे एक तो इस परिपथ में धारा कितनी जा रही है, ये क्वेश्चन हो सकता है। तो अगर ये क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध निकालूं बेटा। तो तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए सबसे पहले काम करते हैं यहाँ पे, फिर दोबारा वही स्टार डेल्टा की बात करूँगा। ये जैसे मैंने इसको नाम दिया, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो चेक करो, ये अनबैलेंस से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 1 और ये 1 इंटू 1। मैंने जानकर कि यहाँ पे प्रतिरोध के मान छोटे लिए हुए हैं ताकि हमें कैलकुलेशन में हमें आसानी रहे, हम अपने क्वेश्चन को आराम से कर पाएँ। अब क्योंकि ये बराबर नहीं है तो ये अनबैलेंस है, तो अनबैलेंस को सोल्व करने का पहला जो तरीका था हमारे पास, उसकी बात करता हूँ स्टार डेल्टा। यानी अब हमारे पास यहाँ पे 2 डेल्टा हैं, हो सकता है मैं इसको या इसको कन्वर्ट कर दूँ। चलो इस बार कन्वर्ट करता हूँ मैं इसको। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ तो चेक करना, ये तो ऐसा कैसा आएगा, ये है हमारे पास ए, ये है सी, ये है डी। क्लियर बेटा। अब चेक करना, ये है बी। इन दोनों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो ये तो हुआ 2 और ये हुआ 1। अब बात करता हूँ, ये जो प्रतिरोध है यहाँ पे जाएगा, हमने लिखा था इन दोनों का गुणा, तो चेक करना इन दोनों का गुणा। इसको सपोज दोबारा R1, R2 और R3 बोलता हूँ, तो ये वाला प्रतिरोध आएगा R12, और R12 की वैल्यू यानी इन दोनों का गुणा, ये है 1 और ये है 2, तो 2 इंटू 1 अपॉन तीनों का योग यानी 4, 1/2। तो ये तो आ गया 1/2। अब इस वाले प्रतिरोध की बात करता हूँ, तो इस वाले पे जुड़े हुए बेटा ये दोनों, तो ये वाला प्रतिरोध यानी यहाँ पे जो आएगा ये है 1 और 3, तो डी पे आएगा R13। और 13 की बात करोगे तो इन दोनों का गुणा यानी 2 और 1 का गुणा, 2 और 1 का गुणा बटा तीनों का योग यानी 4, ये भी आगे बेटा 1/2। अब ये जो बी पे जुड़ा है, बी पे बेटा 2 3 यानी यहाँ पे आएगा R23। और अगर R23 की बात करूँ तो चेक करना, ये है 1 और ये है 1, तो इन दोनों गुणा 1 इंटू 1 यानी 1 और तीनों का योग यानी 1/4।
और अब चेक करना, मेरे लिए बहुत आसान क्वेश्चन हो चुका है। अब दोबारा इसको अगर यहाँ पे समझें तो ये 2 और आधा श्रेणी क्रम में, तो ये तो आ गया 2.5, ये 1 और आधा श्रेणी क्रम में, तो ये आ गया 1.5, और इसके साथ ये 1/4, तो ये बेटा दोनों, ये आधा और 1 श्रेणी क्रम में था, तो ये तो 1.5, ये 2 और आधा, ये 2.5 और ये 1/4, तो ये दोनों किस में समांतर क्रम में 2.5 इंटू 1.5 अपॉन दोनों का जोड़ यानी कि 4। तो चेक करना बेटा, ये 0, ये 0, तो ये हो गया 25 से काटूँ तो ये गया 8, अगर 25 से काटना तो हो गया 8, तो ये तो आ गया यहाँ पे 15/8 आर इक्वलेंट 15/8 प्लस 1/4, तो एलसीएम आएगा 8, एलसीएम यह आ गया 8, 15 और 2 17/8। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से सोल्व करने पर आर इक्वलेंट की वैल्यू जो आ गई बेटा, आर इक्वलेंट की वैल्यू 17/8 आ गया। अगर मुझे धारा निकालनी है तो धारा का मान मैं कैसे निकालूंगा, V इज इक्वल टू आई इंटू आर इक्वलेंट। तो यहाँ पे V का मान 10 दिया हुआ है, I मुझे निकालना है, R का मान 17/8, तो यहाँ पे I का मान आ गया। तो इस मेथड से हम जो तुल्य प्रतिरोध है वो बहुत जल्दी और बहुत आराम से निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा दूसरा मेथड, इसका दूसरा मेथड इससे थोड़ा सा बड़ा है, दूसरा मेथड इससे थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन उसमें जैसे अभी हमने यहाँ पे परिपथ में धारा निकाली थी, दूसरे मेथड में हम हर प्रतिरोध में धारा निकाल लेंगे। दूसरे मेथड में हम हर प्रतिरोध में धारा निकाल लेंगे। तो कहने को थोड़ा सा बड़ा जरूर है, लेकिन वहाँ पे किसी भी प्रतिरोध में अगर धारा का मान पूछेगा तो हमें तुल्य धारा भी पता होगी और हर प्रतिरोध में धारा भी पता होगी। जैसे समझना, मान लो ये दिया हुआ है, 20 वोल्ट, 5, 5, 5, 10 और 10। अब मुझे इस 5 वाले प्रतिरोध में धारा निकालनी है, ये मेरा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ढंग से चेक करो, तो ये भी एक असंतुलित व्हीट स्टोन है। मैं अगर नाम देना स्टार्ट करूँ तो इस बिंदु का नाम ए, इस बिंदु का नाम बी, ये बिंदु सी और ये बिंदु डी। तो अगर यहाँ पे फिगर बनाओगे दोबारा, तो ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ए ओ सी, ये वाला यानी यहाँ पे प्रतिरोध 5 ओम में, ये वाला प्रतिरोध 10 ओम में, ये वाला प्रतिरोध 5 ओम में, ये वाला प्रतिरोध 10 ओम में और ये वाला प्रतिरोध भी 5 ओम में। तो चेक करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 10 × 10 और ये हो गया 5 × 5। तो असंतुलित व्हीट स्टोन है बेटा। अब असंतुलित व्हीट स्टोन है तो यहाँ पे अब मेरे पास इस क्वेश्चन को सोल्व करने के जैसे एक तरीका तो हमें पता है जो भी बताया था, और दूसरा तरीका ये भी हम सीख चुके हैं। अगर मैं इसकी हेल्प लेता हूँ तो क्वेश्चन में मैं हर प्रतिरोध में धारा निकाल सकता हूँ। समझना, जैसे ये मैंने बोला 0, ये मैंने बोला 20, कारण पता है बेटा, तो ये भी 0, ये भी 0, ये 20, ये 20। ये C का विभव मैंने माना x और D का विभव मैंने माना y। अगर मेरे पास यहाँ पे x और y के मान आ गए तो मैं हर प्रतिरोध में धारा निकाल लूँगा। अगर यहाँ पे मेरे पास x और y के मान आ गए तो हर प्रतिरोध में धारा निकालूंगा। तो सबसे पहले ये बात करता हूँ बेटा, जैसे हमने पढ़ा हुआ है कि हम ये एक संधि है तो इस पर अगर संधि का नियम लगाऊं, ये अगर एक संधि है तो इसमें संधि का नियम लगाऊं, इधर जाने वाली धारा I1,
इधर जाने वाली धारा I2 और इधर जाने वाली धारा I3। तो अगर इस x वाले पर संधि का नियम लगाऊं तो संधि का नियम x वाले पर लगेगा I1 प्लस I2 प्लस I3, इनका योग 0 होना चाहिए। तो I1 का मान लिखना बेटा, I1 का मान आएगा x माइनस 20/5। I2 का मान लिखूं, I2 का मान आएगा x माइनस 0/10 और I3 का मान आएगा x माइनस 0/5 बराबर 0। यहाँ पे एलसीएम 10 आएगा, एलसीएम 10 आया तो ये तो आया 2x माइनस 40 प्लस x प्लस 2x बराबर 0। तो बेटा सॉरी, ये आएगा y, यहाँ पे y है, गलती से ना 0 लिख दिया था। तो ये जो समीकरण बनी बेटा, इसमें बनेगी 2x माइनस 2y बराबर 0। चेक करना, यहाँ पे मैं थोड़ी सी गलती कर गया था। ये हुआ x माइनस 20/5 I1 का मान, इसका मान हुआ x माइनस 0/10, I2 का मान, I3 का मान हुआ x माइनस y/5। तो ये बनी 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 40। ये बनी मेरी पहली समीकरण। अब सुनना ध्यान से, अब मैं बात करता हूँ, अगर मैं इसको संधि मानता हूँ y वाले को और यहाँ पे संधि का नियम लगाओ, तो सपोज करो मैंने बोला धारा I4, ये धारा I5 और ये धारा I6। तो इस पर अगर संधि का नियम लगाओ तो मैं समझा चुका हूँ ये तरीका भी। मैं बोलूँगा I4 प्लस I5 प्लस I6 बराबर 0। और हम जिस भी संधि पर संधि का नियम लगाते हैं उसका विभव सबसे बड़ा मानते हैं। तो I4 का मान देखना बेटा, y माइनस 20/10, y माइनस 20/10। I5 का मान देखना, क्योंकि इन दोनों में अब मैं संधि का नियम y पे लगा रहा हूँ तो y को बड़ा मान रहा हूँ, तो क्या लिखूँगा y माइनस x/5 और I6 का मान y माइनस 0/5 बराबर 0। एलसीएम आएगा 10, अगर एलसीएम 10 आया तो ये तो बना y माइनस 20, ये बना 2y माइनस 2x और ये बना 2y बराबर 0। तो 2y 5y माइनस 2x इज इक्वल टू 20। ये मेरी दूसरी समीकरण आ गई। अब मेरे पास दो समीकरण है और इन दो समीकरण को सोल्व करके, मेरे पास दो समीकरण है, इन दो समीकरण को सोल्व करके मैं x और y की वैल्यू बहुत आराम से निकाल सकता हूँ। तो चलो निकालते हैं बेटा। ये वाली जो समीकरण है, चेक करना 5y, इस वाली समीकरण को मैं गुणा कर रहा हूँ 5 से। अगर इस वाली समीकरण को 5 से गुणा करूँगा इस वाली को, तो चेक करना 25x माइनस 10y और इज इक्वल टू 200। और इस वाली समीकरण को गुणा कर रहा हूँ मैं, इसको तो मैंने किससे गुणा किया है 5 से, और इसको गुणा कर रहा हूँ किससे 2 से। इसको गुणा कर रहा हूँ किससे 2 से। अगर इसको 2 से गुणा करूँगा तो चेक करना 10y माइनस 4x इज इक्वल टू 40। बेटा इन दोनों को जोड़ दूँ, इन दोनों को जोड़ूंगा तो देखो प्लस का 10y माइनस का 10y गया, 25 में से 4 गया तो 21x, सॉरी हाँ 25 में से 4 गया तो 21x और ये हो गया 240। तो x बराबर 240/21। अब x बराबर 240/21 आ गया, तो इसमें से किसी भी एक समीकरण में, इनमें से किसी भी एक समीकरण में मैं x का मान लिख के y का मान निकाल लूँ। जैसे सपोज किसी भी एक समीकरण में x का मान लिख के y का मान निकाल लेता हूँ। तो मान लो ये समीकरण थी मेरे पास 5y माइनस 2x इज इक्वल टू 20। इसमें x का मान लिख देता हूँ, तो 5y माइनस 2 इंटू 240/21 इज इक्वल टू 20। क्या y का मान आ जाएगा? अभी हालांकि जो मैंने जिस तरह से इक्वेशन लिया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू जो डाटा आ रहे हैं थोड़े से कैलकुलेशन में लंबी कैलकुलेशन हो रही है। जनरली क्वेश्चन जो आते हैं वहाँ पे इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं होती, कैलकुलेशन इससे ईजी होती है। खैर अगर यहाँ पे अब जो कैलकुलेशन है, अगर कैलकुलेशन टिपिकल आ भी जाती है, ज़रूरी नहीं है कि हर बार इजी कैलकुलेशन है, हो सकता है टिपिकल भी दे दें। तो अगर कैलकुलेशन कैसी भी है, चाहे ईजी है चाहे हार्ड है, कैलकुलेशन में टाइम लगेगा उसकी बात अलग है। लेकिन हाँ, ये जो हमारे दोनों मैथड हैं, ये हमारे जो दोनों मेथड है, केवल R इक्विवेलेंट निकालना हो तो पहला वाला मेथड बहुत बढ़िया है।
अगर केवल आर इक्विवेलेंट निकालना हो तो पहले वाला मेथड बहुत बढ़िया है, स्टार डेल्टा वाला। अगर केवल इसमें यहाँ पे धारा निकालना है तो भी पहले वाला मेथड बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर यहाँ पे हर प्रतिरोध में धारा निकालने को आ जाए बेटा तो शायद पहले वाले मेथड से हम कर नहीं पाएंगे, लेकिन इस वाले मेथड में हमें प्रत्येक प्रतिरोध में धारा और आर इक्विवेलेंट वगैरह सब कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर बेटा? ये कोई डाउट तो नहीं यहाँ पे? तो अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं सिमेट्रिकल सर्किट। सिमेट्रिकल सर्किट की अगर बात करें तो यहाँ पे हमारे पास, यानी हिंदी में बोलते हैं सममित परिपथ। तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं इन और आउट। तीन तरह की सिमेट्री होती है, तीन तरह की सममिति होती है। इन और आउट से मतलब क्या है, जैसे मान लो मुझे ये परिपथ दिया हुआ है, ये ए और ये बी, ये परिपथ दिया हुआ है और ये सारे प्रतिरोध आर हैं। अब मुझे यहाँ पे ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध निकालना है। ये मेरा न्यूमेरिकल, ये मेरा क्वेश्चन है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे मुझे ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध निकालना है तो यहाँ पे इसका मतलब है जो मैं बैटरी जोड़ूंगा वो बैटरी ए और बी के बीच में जोड़ूंगा। यहाँ पे मैंने बैटरी जोड़ूंगा मैं। अब हो सकता है यहाँ पे बैटरी जोड़ूं तो करंट धारा ए से अंदर जाए, हो सकता है धारा बी से अंदर जाए। ये डिपेंड करेगा कि मैंने बैटरी का धन किधर जोड़ा है, बैटरी का ऋण किधर जोड़ा है। तो जब धारा ए से अंदर जाएगी तो यहाँ पे धारा के पास दो रास्ते हैं, इसमें धारा की I1 और इसमें धारा की I2। ऐसे अगर धारा बी से अंदर जाती है तो यहाँ पे भी दो रास्ते हैं, तो इसमें धारा I1, इसमें धारा I2। तो अगर मैं यहाँ पे धारा ए से अंदर भेजता हूँ और बी से बाहर निकालता हूँ तो यहाँ पे मेरा ए बनेगा इन और बी बनेगा आउट। अगर मैं यहाँ पे धारा ए से अंदर भेजता हूँ और बी से बाहर निकालता हूँ तो ए बनेगा इन और बी बनेगा आउट। और अगर मैं धारा बी से अंदर भेजता हूँ और ए से बाहर निकालता हूँ तो मेरा बी बनेगा इन और ए बनेगा आउट। तो चेक करना, अगर मैं चाहे ए से आगे की तरफ बढ़ूँ या बी से आगे की तरफ बढ़ूँ, चाहे मैं ए से आगे की तरफ बढ़ूँ या बी से आगे की तरफ बढ़ूँ, दोनों तरफ से परिपथ एक जैसा ही नज़र आता है। तो अब यहाँ पे अगर दोनों तरफ से परिपथ एक जैसा है, यानी जहाँ से मैं प्रवेश कर रहा हूँ जहाँ से मैं निकल रहा हूँ, इन और आउट दोनों एक जैसा है, तो ये कौन सी सिमेट्री बन गई? इन और आउट सिमेट्री बन गई यहाँ पे। अब ये इन और आउट सिमेट्री बन चुकी है तो इसकी सहायता से, इसकी हेल्प से अब मैं क्या बात कर सकता हूँ वो बात समझते हैं। कि जैसे यहाँ से मैंने बोला, सपोज़ यहाँ से करंट अंदर जा रहा है आई, तो यहाँ से बाहर आएगा आई। अब जैसे ये जो प्रतिरोध है इसके सम्मिति में यहाँ पे प्रतिरोध आर है, तो अगर इस वाले प्रतिरोध में धारा I1 प्रवाहित हो रही है, अगर इस वाले प्रतिरोध में धारा I1 प्रवाहित हो रही है तो इसके सम्मित जो है उसमें भी धारा I1 ही होगी। अगर इस वाले प्रतिरोध में धारा I2 प्रवाहित हो रही है तो इसके जो सिमेट्री में है इसमें भी धारा I2 प्रवाहित होगी। ये है इन और आउट सिमेट्री। इसमें I1 तो इसके सम्मित इसमें I1, इसमें I2 तो इसके सम्मित इसमें I2। अब ये जब धारा I2 यहाँ पहुँचती है तो यहाँ पे इस धारा के बाद दो रास्ते हैं, इसको मैंने बोला I3 और इसको मैंने बोला I4। अब इस पॉइंट को समझना, यह जो पॉइंट है इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे दो तार आपस में एक दूसरे के संपर्क में है। और यहाँ पे जो दो तार आपस में एक दूसरे के संपर्क में है, यहाँ पे ये जो दो तार आपस में एक दूसरे के संपर्क में है, इस तार में आने वाली धारा I1 है और इस तार में आने वाली धारा I4 है। लेकिन चेक करना बेटा, यहाँ से I1 आ रही है और क्योंकि इसमें I1 धारा जा रही है तो I1 सीधी निकल गई। और ये केवल और केवल जब हो सकता है जब I4 यहाँ से ऐसे निकल जाए, I4 यहाँ से आके इधर निकल जाएगी और I1 सीधी निकल जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो संधि थी, ये जो जंक्शन था, इस संधि पर या इस जंक्शन पर धारा का आदान प्रदान नहीं हो रहा है। इस संधि पर या इस जंक्शन पर धारा का आदान प्रदान नहीं हो रहा है। और अगर इस संधि पर, इस जंक्शन पर धारा का आदान प्रदान नहीं हो रहा है तो अब यहाँ पे चाहे संपर्क हो या ना हो कोई फ़र्क
नहीं पड़ेगा। यानी अब अगर मैं चाहूँ तो इस परिपथ को दोबारा ऐसा बना सकता हूँ। चेक करना बेटा, ये प्रतिरोध R, ये प्रतिरोध R, ये प्रतिरोध R, ये प्रतिरोध R, ये R, ये R और ये R। मैंने यहाँ पे ये जो जंक्शन था यानी ये कनेक्शन हटा दिया, क्योंकि इस कनेक्शन के हटाने से परिपथ में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान हो गया। अब चेक करना, ये R और R श्रेणी क्रम में हो गए। यहाँ से ये कौन से हुए हैं, I4, ये दोनों श्रेणी क्रम में। तो अगर ये दोनों श्रेणी क्रम में तो इसका कितना हुआ 2R, और ये इस R के साथ समांतर क्रम में। तो चेक करना, अगर मेरा ये है बिंदु A, ये है बिंदु B, तो बात करता हूँ सबसे पहले ये वाला R, फिर ये 2R इस R के साथ समांतर क्रम में, तो ये आएगा 2R/3, और फिर ये R इसके साथ श्रेणी क्रम में। नीचे ये R और ये R, तो ये R और ये 2R/3 तीनों श्रेणी क्रम में। इनको जोड़ोगे तो 2R + 2R/3, 8R/3 और नीचे 2R आ गया। और क्योंकि अब ये समांतर क्रम में है तो 8R/3 × 2R अपॉन 14R/3, तो R से R गया, 3 से 3 गया, ये गया 7 टाइम, तो यहाँ पे R इक्वलेंट आ गया 8/7 R। तो इस तरह से यहाँ पे हमने इन और आउट सिमेट्री का यूज़ करते हुए यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया, और ये तुल्य प्रतिरोध की वैल्यू हमारे पास आ गई 8/7 R। अब ऐसे ही यहाँ पे जो दूसरी सिमेट्री है उसका यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को करते हैं। जैसा मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि हम जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल करेंगे सममिति के ऊपर, उतना ज़्यादा क्लियरिटी आएगी और उतना ज़्यादा चीज़ें हमारे लिए समझना आसान होगा। तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल, जितने ज़्यादा हो सकते हैं उतने ज़्यादा न्यूमेरिकल करें, ताकि चीज़ें हमें क्लियर हो। सुनना ध्यान से। यही क्वेश्चन है। अब इसी क्वेश्चन को दूसरी सममिति से यूज़ कर रहे हैं। R R R R R R A B। अब जो दूसरी सममिति है वो है मिरर। मिरर का मतलब होता है दर्पण। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, जैसे A और B के मध्य मुझे तुल्य प्रतिरोध निकालना है, तो सबसे पहले मैं A और B को मिलाने वाली जो लाइन है, सबसे पहले मैं यहाँ पे A और B को जो मिलाने वाली लाइन है यानी ये वाली लाइन, इसका लंब समद्विभाजक खींच देता हूँ। ये जो इसको मिलाने वाली लाइन है, इसमें मैंने यहाँ पे लंब समद्विभाजक खींच दिया, और ये एक तरह से बोल रहा है दर्पण है बेटा। एक तरह से यहाँ पे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे दर्पण लगा दूँ तो इसके इधर और इसके इधर बिल्कुल एक जैसा परिपथ है। ये जो दर्पण है, इस दर्पण के इधर देखो, इस दर्पण के इधर देखो, बिल्कुल दोनों तरफ परिपथ एक जैसा है। तो अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे सपोज धारा I1 बह रही है, तो दर्पण के अनुसार इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बना दिया मैंने। अगर मैंने बोला यहाँ पे धारा I2 बह रही है, तो इसके अनुसार दर्पण में इसका प्रतिबिंब I2 इधर आ गया। अगर यहाँ धारा I3 बह रही है, तो इसके अनुसार दर्पण में
प्रतिबिंब यहाँ पे, अगर यहाँ धारा I4 बह रही है तो इसका अनुसार यहाँ I4। तो अब मैं यहाँ पे दर्पण का यूज़ करते हुए एक बार फिर दोबारा देखना है, दोबारा इसी पॉइंट पे आ रहा हूँ मैं। अब शायद यहाँ पे और ज़्यादा आसानी से नज़र आ रहा है कि I4 यहाँ से आके और यूँ चला गया और I1 यहाँ से यूँ निकल गया। तो अब ये जो यहाँ पे जो जंक्शन था, इस जंक्शन का होना या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे जो जंक्शन था, ये जो संधि थी, इसके होने नहीं होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो मैंने यहाँ पे संपर्क था, यहाँ पे जुड़ा हुआ था, इसको हटा दिया क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो चेक कर लो, अब शायद ज़्यादा से समझ में आ रहा है कि I1 सीधा निकल गया, I2 यहाँ से इसमें I3 I4 बढ़ गया और इस प्रकार यहाँ पे ये परिपथ पूरा हो गया। तो अब भी परिपथ बिल्कुल जैसा पहले था, जैसा भी इससे पहले हमने सोल्व किया था, उसी मेथड को दोबारा आ चुका है, बिल्कुल वैसा ही बन चुका है। और बिल्कुल वैसा ही बन चुका है तो यहाँ पे फिर दोबारा अगर तुल्य प्रतिरोध निकालोगे तो कितना आएगा, 8R/7। इसके बाद तो वही जो अभी हमने किया था उसी तरह का यूज़ करूँगा। और कितना आ गया बेटा, ये 8R/7। क्लियर बेटा।